इससे पहले साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी के उम्मीदवार बनाने पर अपोजिशन जमातों ने जमकर निशाना साधा था। एक तरफ जहां मालेगांव धमाके के मुतासिरीन ने इसे अदालत से धोखा बताया, वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर सवाल उठाए थे, तो उमर अब्दुल्ला समेत दीगर लीडरान ने उसे एक मुलजिम बताते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया था। हालांकि आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार साध्वी का दिफा करते नजर आए। मंदिर मस्जिद पे तो उनको वोट मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जिन्होंने सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं। जिस पर टेररिज्म का इल्जाम आज भी है, जिसको एनआईए कोर्ट ने डिस्चार्ज नहीं किया, तुम्हारी एनआईए ने कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एविडेंस नहीं है, तो एनआईए कोर्ट ने कहा कि मोटरसाइकिल ये मोहतरमा की है और कहती है कि मोटरसाइकिल मेरी नहीं थी, तो फिर वो मारुति वैन भी उस औरत की नहीं थी। क्यों नहीं लोग कोर्ट को जाकर कहते कि वो जो औरत जेल में है वो मारुति उसके नाम पे नहीं थी, अगर इसके नाम पे थी मोटरसाइकिल तो मेरे पोजीशन में नहीं थी, तो फिर दोनों में मुमासलत क्यों नहीं है। इस मौके पर ओवैसी ने कांग्रेस की सियासत पर भी जमकर तंज किए। कांग्रेस बीजेपी से मिलके दूल्हे भाई का मुकाबला किए। हम बोले दो मुखन्निस मिल गए तो मर्द का मुकाबला नहीं कर सकते। यहां पर भी कांग्रेस दामाद की तारीफ कर रही है। ये नहीं मालूम कि तुम भी ससुर हो गए। जब ट्रिपल तलाक का बिल पास हो रहा था, मैंने जिंदगी में इतना अकेलापन महसूस नहीं किया। मेरे भाई, मुझे अकेला मत भिजाओ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। कोई तो मेरे साथ दोगे, कोई तो मेरा बाजू बनेगा। दूसरे मरहले की वोटिंग के बाद तमाम सियासी लीडरान तीसरे मरहले की तशहीर में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में तिरुवनंतपुरम पहुंचे पीएम मोदी ने अपने 5 साल की हुसूलियाबियां गिनवाई। उन्होंने दावा किया कि 5 सालों में मुल्क जमीन से लेकर आसमान तक हर शोबे में नई ऊंचाइयां छू रहा है। दुश्मन मुल्क की तरफ देखने से पहले घबराते हैं। पीएम ने कहा कि ये सब काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस फैसले लेने में घबराती है। खुद को वतन परस्त बताते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को कुनबा परवरी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि मुल्क की बर्बादी का सबसे बड़ी जिम्मेदार कुनबा परवरी है, जिसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो भरोसा आपने दिखाया, उसके कारण आज भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जल में, थल में, नभ में और अंतरिक्ष में भी सुरक्षित है। मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल तक जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो स्पेस से कंट्रोल नहीं होता। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार के पास हिम्मत नहीं थी। वो फैसले लेने से डरते थे। हां, कुछ ऐसा करना हो जिससे देश के नुकसान होता हो, वैज्ञानिकों का मनोबल टूटता हो, तो कांग्रेस का सारा डर खत्म हो जाता है। केरला की धरती के सपूत वैज्ञानिक नंबी नारायण जी के साथ क्या किया गया? एक राष्ट्रवादी सरकार और एक वंशवादी सरकार के बीच होता है। यही अंतर एक निर्णायक सरकार और एक नारे देने वाली सरकार में होता है। इलाकाई जमातों की यकजहती पर जोर देने वाले साबिक पीएम एचडी देवेगौड़ा खुलकर राहुल गांधी की हिमायत में उतर आए हैं।
कांग्रेस सदर को मुल्क का मुस्तकबिल बताते हुए देवेगौड़ा ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाए। इस मौके पर देवेगौड़ा ने खुद के सियासत से अलग होने की खबर को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जब तक जरूरत होगी वो आवाम की खिदमत करते रहेंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले भी देवेगौड़ा राहुल गांधी को वजीर आजम के लिए बेहतर उम्मीदवार बता चुके हैं। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी सलाम पर सलाम दक्कन। आप देख रहे हैं जी सलाम पर इस वक्त सलाम दक्कन, जुनूबी हिंद की खबरों का हमारा बेहद खास बुलेटिन। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे मरहले की वोटिंग के बाद सबकी निगाहें तीसरे मरहले में 14 रियासतों की 115 सीटों पर होने वाले इंतखाबात पर जा टिकी हैं और कल दूसरे मरहले में हुई वोटिंग की गिरावट को लेकर भी इलेक्शन कमीशन मुस्तैद हो गई है ताकि तीसरे मरहले में वोट फीसद में इजाफा हो सके। तीसरे मरहले में दक्कन रियासत के केरल की सभी सीटों के अलावा कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर भी वोटिंग होनी है, जिसके लिए इंतखाबी तशहीर शबाब पर है। सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए तरह तरह के दावे कर रही हैं। वाज़ेह है कि केरल के वायनाड से कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी मैदान में हैं, जिसको लेकर रियासत की सियासी सरगर्मी कुछ ज्यादा गरमाने लगी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे बेंगलुरु से रिपोर्टर शाहिद काजी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे मजीद बात करेंगे। शाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कल की जो वोटिंग मुकम्मल हुई कर्नाटक में, उसके बारे में सबसे पहले तो जानकारी दीजिए, उसका परसेंटेज भी बताइएगा हमारे नाजरीन को, कैसी रही और आगे की तैयारियां क्या है अगले दौर के लिए जो तशहीर है उसकी। जी बिल्कुल, देखिए कल 68.81 का परसेंटेज हुआ है, जो कि काफी अच्छा परसेंटेज माना जा रहा है। हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी, जबकि जब हम 4 बजे तक का राउंड हमने चेक किया था तो उस वक्त जो है बिल्कुल कम परसेंटेज हुआ था। खास करके अगर बेंगलोर सेंट्रल का जो परसेंटेज था सिर्फ 45 बताया जा रहा था, लेकिन कुल मिला के अभी जो परसेंटेज आया है उसमें 68 जो परसेंटेज है वो काफी ठीक है कर्नाटक के लिए। कर्नाटक के हिसाब से काफी अच्छा परसेंटेज आया है और बेंगलुरु सेंट्रल के लिए 53.27 का परसेंटेज आया है, जो कि हालांकि काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जो पिछला जो 4 बजे तक का जो परसेंटेज आया था, जो हमने सलाम दक्कन में दिखाया था, उससे उसके बाद जब पिक्चर क्लियर हुआ तो उसके बाद जो परसेंटेज अपडेट हुआ है उस हिसाब से जो है काफी अच्छा परसेंटेज माना जा रहा है। तो अभी जो लोगों में जो एक मायूसी छाई हुई थी कि इतना कम परसेंटेज हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो छटता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कहीं बेहतरी नजर आई है। जी, अगले दौर की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक में और कौन कौन सी सीटें बचती हैं और उसके लिए तशहीर का काम किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये 14 सीटों पे जो है इस वक्त इंतखाबात हुए थे दूसरे मरहले में। तीसरे मरहले में भी जो है 14 सीट है, क्योंकि ये जुनूबी कर्नाटक में जो है 14 सीटों पर इंतखाबात हुए हैं। अब जो है शुमाली कर्नाटक के 14 सीट पर इंतखाबात होने बाकी है, जिसमें सबसे अहम जो है गुलबर्गा है, जहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा बीदर है, उसके अलावा धारवाड़ है, शिवमोगा है, काफी अहम सीटें इसमें माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 23 तारीख को वोटिंग होगी और इसकी जो पूरी तैयारियां जो है काफी जोर शोर से चल रही हैं। जिस तरह से कल वोटिंग हुई उसके बाद तमाम बड़े लीडर्स जो है वो शुमाली कर्नाटक को शिफ्ट हो चुके हैं। अब जो कैंपेनिंग का जो एक चैलेंज है, एक मुकाबले का एक वक्त है, वो कहीं ना कहीं जो है अपनी बात को आवाम तक पहुंचाने के लिए जो है तमाम लीडर शुमाली कर्नाटक के मुख्तलिफ हलकों में कैंपेनिंग के लिए निकल चुके हैं। जितने बड़े लीडर थे, चाहे सिद्धरामैया हो, तमाम लीडर जो है बीदर से लेके धारवाड़ तक जो है तमाम अलग अलग हलकों में अपनी गश्त कर रहे हैं और तमाम बीजेपी के हालांकि जो है शुमाली कर्नाटक बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे जो है लिंगायत तबके की बड़ी तादाद है जो हमेशा से बीजेपी को वोट करते रहे हैं। तो इसी वोट बैंक को तोड़ने के लिए जो है कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद जो है कहीं ना कहीं नए अंदाज में अपनी कैंपेनिंग को चला रहा है। और इस मर्तबा जो है शुमाली कर्नाटक में 50% से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए कांग्रेस और जेडीएस पूरी तरह से जुट चुके हैं। बिल्कुल, लिंगायत का जो मसला है वो विधानसभा चुनाव में भी काफी हावी रहा था। कांग्रेस ने उनको राग़िब करने के लिए अपनी तरफ बहुत सारे वादे किए थे, एक अलग कम्युनिटी का दर्जा तक देने की उनको बात कही थी, लेकिन वोट की अगर हम बात करें तो ये तबका बीजेपी के साथ ही उस वक्त भी नजर आया था और यही वजह रही कि कांग्रेस अपने बल पर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई। हालांकि बाद में इत्तेहाद के साथ सरकार बनाई। तो लिंगायतों को अपनी तरफ माइल करना एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि लिंगायत में एक फिरका है वीर शैवा और लिंगायत में जो है
दोनों में इख्तलाफ थे। लिंगायत चाहते थे कि उन्हें अलग धर्म का जो है दर्जा दिया जाना चाहिए। इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि अगर अगली हुकूमत हमारे आती है तो हम अलग मजहब का दर्जा दे देंगे। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया उसके बाद कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को यह एहसास हुआ कि उनकी ये गलती थी। उसके बाद डीके शिव कुमार ने भी माफी मांगी थी। उन्होंने कई बार माफी मांगी है। अपने स्पीच में उन्होंने कहा है कि हमारी ये गलत कदम था। किसी भी सियासी पार्टी को मजहब के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने माफी भी मांगी है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये मुद्दा चल रहा है मजहब को लेके, जो अलहदा मजहब का जो मामला था वो बिल्कुल थम गया है। उससे जो है कांग्रेस ने भी उसका हाथ छोड़ दिया है। लेकिन उसके अलावा जो है कांग्रेस में भी काफी बड़े लिंगायत लीडर मौजूद हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भी जो है लिंगायत है। इसी वजह से इस बार जो कांग्रेस की टिकटें गई हैं वो सबसे ज्यादा लिंगायत कम्युनिटी को शुमाली कर्नाटक में दी गई है, इसी वजह से कि वो लिंगायत वोट का कुछ हिस्सा अपने साथ रख सके। इसके साथ ही साथ जो है मुसलमान जो है यहाँ पे थोड़ा सा नाराज है शुमाली कर्नाटक में, क्योंकि शुमाली कर्नाटक में एक भी टिकट मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दी गई है, जिस वजह से बीदर में जो है खास करके सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मैं अकलियतों के मसाइल पर भी आने वाला ही था। आपने मुसलमानों का जिक्र कर लिया। इस पूरे इलाके में अगर हम बात करें अकलियतों की तादाद भी खासी है और वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से भी वो कहीं ना कहीं अपनी जगह मजबूत रखते हैं। उनके मसाइल को किसके तरफ से ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश की गई है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। भले ही टिकट ना मिला हो, उसकी नाराजगी तो है, लेकिन उनके मसले को उठाने की कोशिश किसी सियासी जमात ने खुलकर की? ठीक है, इस तरह से कोई बयानबाजी तो नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था मुसलमानों का कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह से नुमाइंदगी कर्नाटक से नहीं हो पा रही है, उसी वजह से तमाम कर्नाटक में जो है मुतालबा किया जा रहा था कि कांग्रेस और जेडीएस के इत्तेहाद से कम 3 सीटें दिए जाए। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ एक टिकट दी थी बेंगलुरु सेंट्रल के लिए, उसके अलावा कोई टिकट ना कांग्रेस और ना ही जेडीएस की तरफ से दी गई है। तो खास करके जो शुमाली कर्नाटक का जो बेल्ट है वो खास करके हैदराबाद कर्नाटक का जो हिस्सा है उसमें मुसलमानों की काफी बड़ी तादाद है और बीदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बहुत ज्यादा 22 से 23% जो है मुसलमानों की आबादी वहाँ बसती है और साथ ही साथ जो है 20 से 25% जो है दलित आबादी है। इस वजह से वो चाह रहे थे कि वहाँ से कोई माइनॉरिटी कैंडिडेट को उतारा जाए। उसके इसी वजह से जो है बीदर के जो मुस्लिम तंजीमें हैं, सामाजिक कारकुनान है, वो कई बार जो है उनके दौरे हुए बेंगलोर आए, बेंगलोर में सिद्धरामैया से मुलाकात हुई, हाईकमान से मिलने की कोशिश की। उन्होंने मुतालबा किया लगातार कि यहाँ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वहाँ लिंगायत कम्युनिटी के कैंडिडेट को जो है टिकट दी गई। इसी वजह से वहाँ के लोग जो है नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं और एहतजाज भी करते रहे। उसके बाद अब भी जो है उनकी नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे कर्नाटक में जो है मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन बीदर में खास करके बीदर में जो है मुसलमानों में अब भी नाराजगी नजर आ रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए शाहिद काजी, बेंगलुरु से। रोजगार की गरज से खलीजी ममालिक गई हैदराबाद की एक और खातून को वहां परेशान किया जा रहा है। वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मदद की अपील करते हुए मुतासिर कुनबे ने अपनी बेटी की वतन वापसी का मुतालबा किया है। मुतासिरा की वालिदा ने मकामी एजेंट पर धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए फंसाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि कंपनी में जॉब बताकर वहां घरों में काम कराया जा रहा है, जिसके बदले उन्हें पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। महीने से परेशान मुतासिरा को घर बात करने से भी रोका जा रहा है। वाज़ेह है कि मौजूदा हालात में खलीजी ममालिक में सैकड़ों हिंदुस्तानी शहरी परेशान हाल हैं। और आपको अब सीधे ले चलते हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम, जहां पर कारोबारियों के एक इजलास से खिताब कर रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। इस समय तकनीक से बगल वाले सभागृह में बैठे हुए लोगों से भी मेरी बात हो रही है और स्वाभाविक है कि आप लोगों के द्वारा भी बात पहुंची होगी। देश भर के करोड़ों व्यापारी भी आज इसको सुनते होंगे। उन सबको भी मेरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बीते 5 वर्ष में जिस तरह आपने हर कदम पर मेरा समर्थन किया, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैंने पिछले 5 साल में पूरी ईमानदारी से
आपके कारोबार और जीवन को सुगम करने की कोशिश की है। और इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी टेंशन फ्री होकर बिना किसी डर के काम करें। देश की अर्थव्यवस्था में जैसी ईमानदारी बढ़ती जाएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, तो उसकी मजबूती देश के विकास में और मददगार साबित होगी। साथियों, व्यापारियों ने हमेशा देश के बारे में सोचा है, देश की जरूरत के साथ खुद को जोड़ा है। भामाशाह के संबल ने महाराणा प्रताप की ताकत को दोगुना कर दिया था। ये हमारे देश के व्यापारियों की ही ताकत थी कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के व्यापारियों ने कंबोडिया से लेकर के ईरान तक दुनिया के कोने कोने तक देश की संस्कृति का विस्तार किया था। साथियों, मैं आप सभी व्यापारियों की एक बात से बहुत ही प्रभावित हूं, और वो है आपकी मेहनत। बारह घंटे तक आप दुकान में अपने आप को कैद करके व्यापार ही नहीं बल्कि सच्चे अर्थ में जनता की सेवा करते हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि चुनाव है। मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग एक तरह से सच्चे मौसम विज्ञानी होते हैं। इतना वाक्य लेकर के कल मीडिया में बड़ी बड़ी स्टोरी बन सकती है। जब मैं मौसम विज्ञानी कहता हूं, मौसम विज्ञानी इसलिए क्योंकि व्यापारी को एडवांस में सब कुछ मालूम होता है। वो आने वाले दिन का अंदाजा लगाता है कि लोगों को कब और कितनी मात्रा में कौन सी चीज चाहिए। जब सर्दी आती है तो सर्दी के आने के पहले ही व्यापारी लोगों के लिए कंबल, रजाई, हीटर, स्वेटर, लकड़ी, कोयला सब तैयार करके रख देता है। ऐसे ही जब गर्मी आती है तो पहले से ही वह एसी, कूलर, बर्फ सब का दुकान में इंतजाम करके रखता है। साथ ही वह जिस कुशलता से व्यापार चलाता है उससे भी सीखा जा सकता है कि कैसे साधनों का सदुपयोग करके काम किया जा सकता है। हमारे व्यापारी वर्ग की यही कठिन तपस्या और साधना है जो सदियों से इस देश को बहुत कुछ देती आई है। लेकिन साथियों, आजादी के बाद से कांग्रेस के शासन में
व्यापारियों को लेकर एक धारणा बना दी गई थी कि देश में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है वो सिर्फ व्यापारियों की वजह से हो रही है। कांग्रेस के जमाखोरों ने महंगाई के खेल से फायदा उठाया और तोहमत व्यापारी वर्ग पर मढ़ दी कि महंगाई व्यापारियों की वजह से होती है। ये मैं सही बताता हूं नहीं बताता हूं? आपने 70 साल तक यही गालियां खाई है ना। जबकि सच्चाई तो ये है कि मेरे देश का सामान्य व्यापारी तो महंगाई की दोगुनी मार झेलता है। एक तो वो खुद जब अपने घर का बजट बनाता है तो उसे दिक्कत होती है, और दूसरा जब महंगाई की वजह से लोगों के सारे पैसे आवश्यकता की पूर्ति में खर्च हो जाते थे तो कारोबारियों की दुकान में रौनक भी फीकी हो जाती थी। वो अगर नए जूते खरीदना चाहता है तो नहीं खरीदता है, नया एक शर्ट लेना चाहता है तो नहीं लेता है, घर में 4 बर्तन लाना चाहता है तो नहीं लाता है, और उसका असर व्यापारी समाज पर पड़ता है। और इसलिए महंगाई का दोगुनी मार अगर किसी को झेलनी पड़ती है तो व्यापारी को पड़ती है। और जब महंगाई कंट्रोल होती है तो जेब में पैसे होते हैं, जब जेब में पैसे होते हैं तो बाजार में लगते हैं, व्यापार तेजी से बढ़ता है। पहले देश में कारोबारियों को जंगल के कानूनों और कानूनों के जंगल दोनों से जूझना पड़ता था। और शायद प्रवीण को याद होगा, जब पिछली बार मुझे 2014 में आप लोगों ने बुलाया था तब तो मैं प्रधानमंत्री नहीं था, उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा था, और उसके कुछ ही दिन बाद शायद चुनाव होना था, और श्रीफोर्ट में शायद मुझे बुलाया था। देश भर से व्यापारी आते, लेकिन संख्या बहुत कम थी, क्योंकि स्वाभाविक है यार, मोदी के कार्यक्रम में